हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल्स। आई एम विशाल त्यागी, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। तो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ट्राइंगल इनइक्वालिटीज, राइट। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटीज में मैं कुछ और भी पॉइंट ऐड करने जा रहा हूँ। जैसे देखो, सबसे पहले तो ये हमें पता ही है, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि द सम ऑफ टू वेक्टर्स, राइट, विल बी इक्वल टू the magnitude of sum of two vectors will be equal to, or sorry, will be less than or equal to the sum of their magnitudes, ठीक है, and will be greater than or equal to difference of their magnitudes. ऑलराइट बच्चों, तो ये बात तो हमें समझ आ गई थी, और ये भी पता चल गया था कि ये इक्वेलिटी कब होल्ड करती है और ये इक्वेलिटी कब होल्ड करती है, राइट। तो अच्छा, इसी चीज में ऐसे ही मैं ये भी लिख सकता हूं, डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस वाला केस भी करके देख लेते हैं। देखो क्या है, ये एक ट्राइंगल है, ये है ए बी सी, ऑलराइट बच्चों, ये ए बी सी है, ओके ओके। अब मैं ये कह रहा हूं कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स विल ऑलवेज बी, you know very well, sum of two sides is always greater than the third side, right। अब अगर मैं a b and a minus b एक वेक्टर को पकड़ूं तो वो भी ट्राइंगल बनाएंगे ऑब्वियसली। जैसे देखो देखो, ये है वेक्टर a एंड आप ये ऐसे ले लो ना यार, एक ट्राइंगल बना लो। ये बेटा वेक्टर a है और ये है वेक्टर b, तो ये क्या होगा, ये वाला क्या होगा, a माइनस बी होगा कि नहीं। ये वेक्टर a, ये माइनस बी, तो ये a माइनस बी वेक्टर, तो ये भी ट्राइंगल ही बना रहा है। ये ट्राइंगल की एक साइड है, ये दूसरी साइड है, ये थर्ड साइड है। तो अच्छा, मुझे एक बात तो पता है, जो थर्ड साइड होती है, सॉरी, सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ये बात तो कंफर्म है, ठीक है। तो मैंने कहा इसमें भी सम ऑफ टू साइड्स is always greater than the third side, ये बात तो कंफर्म है। अच्छा, अब डिफरेंस पे आ जाए, अगर डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, जहां से ये आया था वहीं से ये भी आएगा, मतलब इस पे भी मैं ऐसे लगा सकता हूं। ये बात तो मेरे ख्याल से सभी को कंफर्म है, ओके। अब अच्छा, इसकी इक्वालिटी होल्ड के की बात कर लेते हैं। देखो, ये वाली इक्वालिटी होल्ड करती है when angle between the vectors is what, angle between the vectors is 0 डिग्री, ठीक है। और ये वाली बेटा कब करती है, when angle between them is 180 डिग्री। जब वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। अच्छा, अब यहां पे बात कर लेते हैं, ये वाली इक्वेलिटी या इनइक्वालिटी, सॉरी, इक्वेलिटी कब होल्ड होती है, ये वाली इक्वेलिटी कब होल्ड होगी, ठीक है, ओके। ये होगी बेटा 180 डिग्री पे और ये होगी 0 डिग्री पे, ध्यान से, ठीक है, ध्यान रखिए। जब a एंड b के बीच का एंगल, a और b के बीच का एंगल अगर 180 डिग्री हुआ तो ये इक्वेलिटी होल्ड होगी, अदरवाइज 0 हुआ तो ये इक्वेलिटी होल्ड होगी, ठीक है। तो इन चीज़ों का याद रखना है। अब तुम सोच रहे होंगे भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो ऐसे समझिए कि जैसे a ये वेक्टर है, b ये वेक्टर है, इनके बीच का एंगल 90 है, और a माइनस बी कितना होगा, तो a माइनस बी को आप ऐसे देखिए, a प्लस माइनस बी वेक्टर लिख सकता हूं। तो देखिए, ये तो a है और माइनस बी मतलब ये पलट जाएगा, ये तो पता है, माइनस लगाते ही डायरेक्शन चेंज हो जाती है, 180 डिग्री रोटेशन हो जाता है। तो माइनस बी मतलब ये वेक्टर कौन है, माइनस बी। अब इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने, इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड। तो जब ये दोनों ऐड होंगे तो क्या बनाएगा, एक तो ये लेंथ प्लस ये वाली लेंथ, तो सबसे बड़ा वेक्टर हो जाएगा या नहीं। इन दोनों वेक्टर को एक साथ जोड़ दूं, इन दोनों को ऐड करने का मतलब है, सॉरी, इसको और इसको, इन दोनों को ऐड करने का मतलब है इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर देना। आप समझ रहे हैं। तो देख सकते हो कि अगर a माइनस बी इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दिया,
ऐड मतलब कैसे किया, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, तो एक बहुत बड़ा वेक्टर आएगा जो कि सबसे बड़ा होगा, जो कि मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। तो ये चीज कब पॉसिबल हो पा रही है, जब एंगल कितना है बेटा इनमें, इनिशियल एंगल ए और बी में 180 डिग्री। तो मैंने कहा मैक्सिमम वैल्यू मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी विल बी मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 180। दूसरा सिनेरियो ऐसे देखो कि वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है, तो a माइनस बी, इस बार जो a माइनस बी होगा वो क्या होगा, उसे ऐसे समझो, माइनस बी हो जाएगा ऐसे। अब इन्हें ऐड करना है, इन्हें ऐड करोगे तो होगा क्या, इतना पार्ट कम हो जाएगा, इन दोनों को मिलाओगे तो इतना रह जाएगा सिर्फ ए। भाई ये वेक्टर्स क्या चीज है, फोर्स, लाइक फोर्स। एक डायरेक्शन में अगर उधर फोर्स लगा रहा हूं मैं किसी मैग्नीट्यूड का, अब मैं कह रहा हूं दूसरा फोर्स इधर लगे, और इन दोनों वेक्टर्स, इन दोनों फोर्स को अगर एक ही ऑब्जेक्ट पे लगाया जाए तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा उसकी डायरेक्शन तो उधर आएगी क्योंकि ये ज़्यादा है, लेकिन कम आएगी और ये मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये कब, जब अलाइक वेक्टर्स होंगे, जब अलाइक वेक्टर होंगे, एक जैसे वेक्टर होंगे। कौन, ए एंड बी, क्योंकि उस केस में माइनस बी ऐसे बनेगा और जब इनका एडिशन होगा तो वो आएगा ए माइनस बी। आई होप यहां से क्लियर हो रही होगी चीजें। अगर फिर भी आपको नहीं क्लियर हो रही है तो बेसिक सा काम है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, एंड दैट इज यू नो वेरी वेल -2 mod a mod b cos थीटा। बेटा इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, व्हेन थीटा इज 180। जब थीटा 180 हो जाएगा तो -1 बनता है, माइनस माइनस मिलके प्लस बनाएगा और इसे मैक्सिमाइज कर देगा। ठीक है, और मिनिमम कब होगा, व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, और ये बनेगा 1 और यहाँ पे माइनस ही रहेगा और ये बनेगा मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस मॉड्यूलस ऑफ बी का होल स्क्वायर। ठीक है, उस टाइम ये वैल्यू होगी बेटा मिनिमम। ठीक है कि नहीं, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप दिस इज क्लियर कि इन दोनों में इनइक्वालिटी तो एक जैसी होती है, लेकिन जब बात करते हैं इक्वालिटी कहाँ पे होल्ड करेगी, तो इस केस में 0 पे होती है मैक्सिमम और इस केस में 180 पे होता है मैक्सिमम। इस केस में 180 पे मिनिमम होता है, इस केस में 180 पे मिनिमम होता है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर थोड़ा सा 1-2 एग्जाम्पल मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ये हटा रहा हूँ। देखो ध्यान से देखो, जैसे मुझे दिया गया एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू 6 है, एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू 5 है, तो अब एक वेक्टर ऐसे दे दिया जिसकी वैल्यू 11 है। तो मुझे पता चल रहा है यार डायरेक्ट ऐड हो गया ये तो काम, ये तो डायरेक्ट ऐड हो गया, तो इनके बीच का एंगल कितना होगा भाई, ये इस चीज को फॉलो कर रहा है या नहीं, और ये इक्वालिटी कब होल्ड करती है, 0 डिग्री पे। तो अगर पूछा जाए कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स, तो देखते ही बता सकता हूं ऐसे केस में कि 0 डिग्री। अच्छा ऐसा दिया जाता अगर मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी इज 11, तो इस बार ये इक्वालिटी होल्ड हो रही है, देखो ध्यान से। और ये इक्वालिटी कब होल्ड होती है, व्हेन थीटा इज 180। तो आप आंख बंद करके बोल देंगे ए और बी आर अनलाइक वेक्टर्स। ठीक है ना, पहले वाले केस में कैसा आ रहा था, लाइक वेक्टर्स, इस बार क्या आ रहा है, अनलाइक वेक्टर्स, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, उनके बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। ऑलराइट, चलिए यहां तक भी मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। अब हम देख सकते हैं, ओके देखिए मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस मॉड्यूलस ऑफ वी 1 दिया है, तो मुझे डायरेक्ट दिख रहा है कि यार ये तो माइनस किया गया है, 6 - 5, ऐसा ही है कि नहीं। तो इसका मतलब कौन सी इनइक्वालिटी ये फॉलो हो रही है ना, ये वाली इक्वालिटी होल्ड कर रही है एक्चुअल में। ठीक है, ये वाली इक्वालिटी कब होल्ड करती है, व्हेन 180, व्हेन इट इज 180 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 180 डिग्री, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या था, सेम 180 डिग्री। अच्छा इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या था, 11।
तो इसके अकॉर्डिंग था भाई ए एंड बी के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो ये कुछ मैंने सिचुएशंस लिखी हैं, यहाँ से मेरे ख्याल से तुम्हें अच्छे से क्लियर हो रही होगी बात। चलो एक और देख लेते हैं कि ऐसा दिया गया है ए और बी, तो ये दिया है और ए माइनस बी इज 1, ए माइनस बी इज 1, ठीक है, डायरेक्ट इनका डिफरेंस। तो ये कब, मतलब ये वाली इक्वालिटी होल्ड कर रही है, कब होती है, थीटा 0 होने पे। तो एकदम से मैं बोल सकता हूँ द एंगल इज 0 डिग्री, एंगल इज 0 डिग्री। बात क्लियर है, बिल्कुल बात क्लियर है, ठीक है, ओके। अच्छा अब ऐसा दे दिया कि a 6 है, b 5 है और a प्लस b जो है वो 12 है, तो a और b के बीच का एंगल बताइए। तो सबसे पहले तुम कह दोगे कि ऐसी सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल सिचुएशन है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू इनका एडिशन हो सकता है, दैट इज 11, और यहाँ पे दे दिया 12, दैट इज नॉट पॉसिबल थिंग, ठीक है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये बात समझ आ गई हमें, ठीक है, ओके। एंड या ऐसे दे दिया इज 7, ये तो आ गया नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब मैंने कहा मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी इज 7, ऐसा दे दिया, ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ, देखो क्या है, डिफरेंस ऑफ थर्ड साइड, वो टू साइड्स, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन, क्या, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, ठीक है। डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। या तो ऐसे कर लो, इसे और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने कहा ये आ रहा है 1/2, मॉड्यूलस ऑफ a माइनस मॉड्यूलस ऑफ b इज 1/2। अब देखो, अब कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होंगे, कैसे, देखना ध्यान से। मैं कह रहा हूं ट्रायंगल फॉर्म होने के लिए क्या होना चाहिए, डिफरेंस ऑफ टू साइड शुड बी लेस देन द थर्ड साइड, होना चाहिए कि नहीं, शुड बी लेस देन द थर्ड साइड। ये सिचुएशन फॉलो होनी चाहिए, तभी ये चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी, क्योंकि कोई भी ए बी और ए प्लस बी या ए बी और ए माइनस बी हमेशा क्या बनाते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं। अगर ट्रायंगल नहीं बनाएंगे तो वो या लाइक और अनलाइक वेक्टर्स ऐसे कुछ होंगे, उनके बीच का एंगल या तो 0 होगा या 180 होगा, अदरवाइज दे विल फॉर्म अ ट्रायंगल ऑलवेज, ठीक है। इसका मतलब वो हमेशा इनइक्वालिटी को फॉलो करेंगे, ट्रायंगल इनइक्वालिटी को। अगर नहीं कर रहे हैं तो दिक्कत वाली बात है। तो मैं कह रहा हूं कि दो साइड्स का डिफरेंस थर्ड साइड से छोटा होना चाहिए। तो दो साइड का डिफरेंस क्या है, कुछ लोग सोचेंगे ये है, ये दो साइड का डिफरेंस लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है, ये थर्ड साइड है ट्रायंगल की। अभी बना के दिखाया था ट्रायंगल, मिटा दिया अभी। एक साइड थी a, एक थी b, और एक साइड क्या बनाई थी, a माइनस b, ये थर्ड साइड की लेंथ है ये, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ 2, 6 माइनस 5 इज 1, दैट शुड बी लेस देन द थर्ड साइड। क्या 1 1/2 से छोटा है? नहीं। इसका मतलब दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, समझ गए। तो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। अच्छा क्यों, ये मैंने अभी तुम्हें बता दिया। तो ये जब इसे नोट करोगे तो लिख लेना, वहां पे क्या लिख लोगे कि भाई जो मॉड्यूलस ऑफ a प्लस मॉड्यूलस ऑफ b होता है वो ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ a प्लस मॉड्यूलस ऑफ b, दैट इज 11, और यहाँ पे क्या है 12, दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल। एंड द अनदर थिंग इज कि ये वाली चीज मॉड्यूलस ऑफ a माइनस मॉड्यूलस ऑफ b शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस, और ये कितना आ रहा है इसके हिसाब से 1, और वहां पे क्या दिया है 1/2, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। दिस केस इज नॉट ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ऑलराइट, तो ऐसे करके इन चीज़ों पे ध्यान दें। और वैसे मैं एक और बात बता दूं, ये तो हो गया तुम्हारी जनरल थिंकिंग। अगर कुछ लोग फिर भी कंफ्यूज हैं तो कोई टेंशन मत लेना। अगर उन्होंने पूछा है ए और बी के बीच का एंगल, तो आप फॉर्मूला अप्लाई करो और निकालना शुरू करो, डेफिनेटली वहाँ पे एरर आ जाएगी और तुम एंगल निकालना तुम में सक्षम नहीं रहोगे। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल
ये वाली सिचुएशन ले लेते हैं, मान लो a इक्वल टू 6, b इक्वल टू 5 और a प्लस बी इज 12। तो एक बंदे ने क्या किया, स्टार्ट कर दिया एंगल निकालना। तो देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे मॉड्यूलस ऑफ a प्लस मॉड्यूलस ऑफ b कितना दिया गया है 12, तो इसे उसने ऐसे लिख लिया 2 AB cos थीटा, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू 12। अच्छा a मॉड्यूलस ऑफ a कितना है 36 का मतलब a का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 6 5 cos थीटा इज 12। अब ध्यान से अगर देख पा रहे हो आप, ये हो गया 36 और ये हो गया 12 और ये -12, तो ये -24, मतलब ऐसा हो जाएगा, देखो 60 cos थीटा और 12 -36 -25, ये कितना हो गया -24 और ये कितना हो गया -49, ये कितना हो गया -49। दैट इज द प्रॉब्लम गाइज, देयर इज अ प्रॉब्लम। यस, प्रॉब्लम तो है, ये 12 थोड़ा ही रहेगा बेटा, स्क्वायर हो गया 144 बनेगा। वही तो कह रहा हूँ, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो अब करते हैं, चलो देखिए 36 प्लस 25 कर लेते हैं जल्दी से, कितना हो जाएगा 61, ठीक है, कितना आ गया 61 और 61 144 और 61 माइनस कर दो 6 14 और 6 कितना हो जाएगा 8 83 आ गया 83। ओके, तो बेटा ये हो गया 83, ये हो गया 60 cos थीटा, तो बेटा cos थीटा निकल के आया कितना 83 अपॉन 60, विच इज नॉट पॉसिबल। cos थीटा इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1, बट ये 1 से बड़ा रेशियो आ रहा है, तो जो सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो अगर कोई सिचुएशन पॉसिबल नहीं है तो उसका अकॉर्डिंगली कोई भी एंगल नहीं निकल के आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी ये सिचुएशंस आपको पता होनी चाहिए और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की पावर भी आपके अंदर होनी चाहिए, इसलिए बताया है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि इस तरीके से हम नहीं निकाल सकते। अगर कोई भी इम्पॉसिबल सी सिचुएशन को आपने डायरेक्ट नहीं सोचा और आप एंगल निकालने चल दिए तो कोई भी टेंशन नहीं है, एंगल नहीं निकाल पाओगे। अपने आप cos थीटा की वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी, या -1 से कम आ जाएगी, या 1 से ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो कोई टेंशन नहीं है, बस ये इनइक्वालिटीज़ आप याद रखें और ये याद रखें कि इक्वालिटी कहाँ पे होल्ड होती है, ये याद रखें, ठीक। चलिए जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। देखो बच्चों, ये एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, तुम ऑलरेडी कर भी चुके होंगे इससे पहले, लेकिन इसे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के साथ समझने की कोशिश करेंगे। देखो क्या है कि मॉड्यूलस ऑफ ए एंड मॉड्यूलस ऑफ बी इज 1, मतलब ए और बी जो है बेटा वो यूनिट वेक्टर्स हैं, ऐसा ही बोला जा सकता है। एंड रिजल्टेंट वेक्टर इज ऑल्सो एन यूनिट वेक्टर, तो ए और बी का जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो भी एक यूनिट वेक्टर ही आता है, ऑल राइट। एंड देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी एंड ऑल्सो फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। जो रिजल्टेंट वेक्टर तो ऑब्वियसली 1 है, ठीक है, ये तो हमें पता चल ही रहा है। तो मेन तो चीज़ यही है कि उनका बीच का एंगल बताना है, ठीक, और साथ में रिजल्टेंट वेक्टर की पोजीशन बतानी है विद ए एंड बी, ए और बी के बीच, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर ए और बी के साथ कितना एंगल बनाता है ये बता देंगे हम, ऑल राइट। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए, अगर मैं ऐसे करूँ, ध्यान से देखो, तुम्हें पता है वेक्टर एडिशन कैसे किया जाता है। मान लो वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, तो बेटा ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी, ये भी बी होगा, ये भी ए होगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो बात हो क्या रही है। अच्छा एक ऐसे ही बना सकते हो ना ये चीज़, ठीक। अब ध्यान से देखो, अगर ये ए है ये बी है तो ए प्लस बी होगा ये तो बात क्लियर है। मतलब जो रिजल्टेंट होगा वो कौन होगा, वो कौन होगा, ए प्लस बी, यानी दिस। और क्या ये अगर 1 लेंथ का है, ये 1 लेंथ का है, तो क्या ये 1 लेंथ का हो सकता है क्या, बताओ क्या हो सकता है। ये यूनिट लेंथ है, ये यूनिट लेंथ है और इसका रिजल्टेंट आ रहा है ये, और ये भी यूनिट लेंथ है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो क्या ये पॉसिबल है, दैट इज इम्पॉसिबल। क्लियर, सही बात है ना, इम्पॉसिबल सी बात है। ओके तो कौन हो सकता है, ये हो सकता है 1 लेंथ का, ये भी तो रिजल्टेंट है लेकिन दूसरी सिचुएशन में,
कौन सी सिचुएशन में? देखो ये तो a प्लस बी है और ये कौन है? मान लो ये मैं बात करूं, एक मिनट को, ये आएगा a माइनस बी, ये वाला कौन है? a माइनस बी। तो ये भी तो रिजल्टेंट होता है, बस डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए b की। क्लियर मेरी बात? तो एक्चुअल में देखो ध्यान से कि हाँ भाई ये तो पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल है। बात समझ गए? ओके, इसका मतलब पक्की बात है, जो पॉसिबिलिटी है वो ये है या नहीं? ये वाला जो आ रहा है अपना रिजल्टेंट वही आंसर होना चाहिए। तो एक्चुअल में हुआ क्या है, बी की डायरेक्शन उसने कहा है कि भाई ऐसे रखो, बी को ऐसे रखो, तब जाके ये आएगा रिजल्टेंट और यही 1 यूनिट का होगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैं समझ गया कि देखो ये तो पॉसिबल नहीं था, अगर डायरेक्शन बी की ऐसे और ए की ऐसे तो रिजल्टेंट आएगा ये, और ये 1 यूनिट का नहीं होगा। तो मुझे पता चल गया ये होना चाहिए, होना चाहिए। तो अच्छा ये मेरा आंसर आए, इसके लिए क्या? इसके लिए मैंने कहा जो बी की डायरेक्शन होनी चाहिए वो ये वाली होनी चाहिए ऐसे एक्चुअल में, तब जाके ये हमारा आंसर आएगा, तभी ये आएगा या नहीं? अच्छा देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं एक्चुअली, अगर b को आपने ऐसे लिया तो ये बन जाएगा a प्लस बी और ये बन जाएगा a माइनस बी, समझे? और ये भी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? ऐसे। तो एक्चुअल में सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए कि जो a प्लस बी आएगा, है ना, जो a प्लस बी आएगा वो ये वाला आए। तो उसी के हिसाब से मैंने डायरेक्शन को चेंज किया, मैंने कहा b ऐसे होना चाहिए और ये ऐसे होना चाहिए, तब जाके ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा और ये 1 यूनिट का हो सकता है। इसका मतलब बेटा इसकी टेल से टेल अगर मैंने कनेक्ट की तो ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल। अब ध्यान से देखो, पहले ये बात समझो कि इसकी लेंथ कितनी है 1, इसकी लेंथ कितनी है 1 और इसकी लेंथ कितनी है 1। तो ऑब्वियसली ये कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसका मतलब ये वाला एंगल, पूरा एंगल कितना होगा? 60। तो बेटा ये एंगल कितना होगा? 120। तो A और बीच के B के बीच का एंगल जो होना चाहिए वो 120 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन। ठीक है, कुछ लोग 60 भी बोल सकते हैं, ध्यान से टेल और टेल को कनेक्ट करने पे आता है। ठीक है, और जो सही से डायरेक्शन नहीं बनाएंगे, जो B को ऊपर रखेंगे A को इधर रखेंगे, तो वो एंगल ऑब्वियसली 60 बोलेंगे। तो सही से अनुमान लगाना भी बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है कि B की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए ऐसे सिचुएशन में। तो मैंने कहा ऐसे होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, तो एंगल बिटवीन A एंड B शुड बी 120 डिग्री एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। राइट स्टूडेंट्स? ओके, लेट्स मूव अहेड कि भाई ये इसकी लेंथ कितनी है? 1, ये 1, ये 1। तो एक हमें क्या बनेगा? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल जैसा बन जाएगा। ऑलराइट, चलिए यहाँ तक तो बात समझ आ गई। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो वेक्टर, जो रिजल्टेंट वेक्टर है दैट इज a प्लस बी, है ना, ये कितना a के साथ एंगल बनाता है और कितना b के साथ एंगल बनाता है, तो इसकी बात कर लेते हैं। देखिए ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे, ये देखो एरो लगा रखा है मैंने, ठीक है, ऐसे है डायरेक्शन। ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये वाला एंगल कितना होगा? अरे 60 होगा कि नहीं? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ओके, और ये वाला एंगल, क्या ये वाला एंगल निकालेंगे? नहीं, जब वेक्टर के बीच का एंगल निकालते हैं तो उनकी टेल से टेल को कनेक्ट करते हैं। तो जैसे ये है, ठीक है, इसे पैरेलल कनेक्शन दूं अगर मैं, तो ये ऐसा आएगा कि नहीं? बिल्कुल। अच्छा, ये एंगल कितना होगा? जितना ये होगा। ये एंगल कितना है? 60, तो ये भी 60। इसका मतलब a एंड a प्लस बी, वेक्टर a एंड वेक्टर a प्लस वेक्टर b के बीच का एंगल भी 60 है। तो रिजल्टेंट के साथ जो साइड्स एंगल बना रही हैं वो तो 60 डिग्री है, ठीक है, और a और b के बीच का एंगल की अगर बात की जाए तो वो बेटा 120 डिग्री है। तो ये तो हुआ फिगर से हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। ओके, दूसरी चीज़ ऐसे है कि भाई मुझे पता है मॉड्यूलस ऑफ a प्लस मॉड्यूलस ऑफ b इज़ 1, तो मैंने ऐसे किया, मॉड्यूलस ऑफ a का स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ b का स्क्वायर प्लस 2 मॉड्यूलस ऑफ a मॉड्यूलस ऑफ b कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना? 1, ठीक है। ओके,
अच्छा, मॉड्यूलस ऑफ ए और मॉड्यूलस ऑफ बी 1 1 है, दोनों और की स्क्वायरिंग कर दो, ये आएगा 1 + 1, ये 2, 1 × 1 एंड ये cos थीटा एंड 1, ये इधर ले जाओ तो बेटा cos थीटा आ गया -1/2, दैट मीन्स थीटा इज 120 डिग्री। और थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन ए एंड बी, यू नो वेरी वेल। ऑलराइट, चलिए, तो आई होप दिस इज क्लियर कि भाई ऐसा होना चाहिए कुछ। तो मैंने बोल दिया थीटा क्या है? 120 डिग्री। यस, 120 आया था अभी भी, ठीक है, ओके। अब रिजल्टेंट का एंगल की बात करें तो क्या होता है? tan थीटा = b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा, ठीक है। तो ये स्मॉल ले लेते हैं, स्मॉल b और ये स्मॉल a और बेटा ये स्मॉल b। अब एंगल किसके साथ है ये? अच्छा, ये अल्फा मान लो, ये अल्फा है, तो ये अल्फा कौन है? ये एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद वेक्टर ए, बता रखा है, ये तो फॉर्मूला बताया था ना कि जब रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बनाता है? अल्फा, तो ये फॉर्मूला है। और यहाँ पे थीटा कौन है? एंगल बिटवीन ए एंड बी, वो कितना है? 120। तो देख लेते हैं जल्दी से, बी की वैल्यू तो 1 है, ये मॉड्यूलस है, तो ये तो 1 हो गया। और ये साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है भाई? √3/2। और ये कितना होगा? 1, और ये होगा 1 cos 120, दैट इज 1/2। तो ये कितना आ गया बेटा? √3/2 और ये 3/2, दैट इज 1/√3। इस हिसाब से अल्फा कितना आ गया? 30 डिग्री। अरे ये क्या, अल्फा 30 डिग्री आ रहा है? एक मिनट बेटा, ये माइनस cos 120 है ना, ये माइनस आएगा, क्या आएगा? माइनस, तो ये आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा √3। वही तो मैं कह रहा हूँ, ऐसे कैसे पॉसिबल है? ये आ जाएगा 60। तो अल्फा कितना आ गया बेटा? 60 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही ये तो ए के साथ निकाला, बी के साथ भी निकालना चाहते हो तो ए की जगह बी कर दो, यहाँ पे ए लिख देना, यहाँ पे बी लिख देना, यहाँ पे ए लिख देना, ठीक है। तो आंसर सेम ही आएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दोनों के सेम ही है, तब भी आंसर 60 ही आएगा। तो बिल्कुल ऐसे कैलकुलेशन से भी आप कर सकते हो और डायरेक्ट ज्योमेट्री से भी आप कर सकते हो, अगर आपको ज्योमेट्री की कॉन्सेप्ट सारी क्लियर है, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ क्लियर, राइट। तो जैसे मैंने पहले फिगर बनाया था, दोबारा बता रहा हूँ एक बार, कि जैसे मैंने एक पहले फिगर बनाया कि मान लेते हैं ए ये है, बी ये है, तो ऑब्वियसली रिजल्टेंट वेक्टर कुछ ऐसे होगा, और ये मैंने बना लिया पैरेललोग्राम। लेकिन इसकी लेंथ हमें बहुत अच्छे से पता चल रही है, बहुत अच्छे से पता चल रही है कि ये ए 1 है, ये 1 है, तो ये तो 1 नहीं हो सकता बच्चों, ये तो कंफर्म है। तो कौन हो सकता है कि अगर इन दोनों वेक्टर्स का, ए और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो ऐसा बन जाए तो 1 हो सकता है। तो उसे होने के लिए अभी तक तो मैं ऐसे ले रहा था डायरेक्शन, अगर ए एंड बी की डायरेक्शन ऐसे होगी तो गारंटीड रिजल्टेंट ये होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली मैंने डायरेक्शन पे थोड़ा सा काम किया, मैंने कहा यार ये रिजल्टेंट कब हो सकता है? मैंने कहा जब बी की डायरेक्शन बेटा ऐसे हो, तब हाँ बात तो सही है, फिर ये बन जाएगा रिजल्टेंट। तो मैंने कहा ऐसे सिचुएशन में बी का एंगल ए के साथ कितना होगा? 120 होगा कि नहीं? बताओ, बात तो सही है। ये कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला कि जैसे मैंने एडजस्ट किया साइन को, इसकी डायरेक्शन को, तो मुझे पता है ये बी हो गया, ये होगा और ये होगा ए + बी। इस सिचुएशन में यस, ये पॉसिबल है कि तीनों की लेंथ 1 यूनिट हो, 1 1 1, और तीनों की लेंथ अगर 1 यूनिट होगी तो ये ट्राइंगल बनेगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तो ये एंगल होगा 60, तो ये होगा ऑब्वियसली 120, दैट्स इट, ठीक है। ऐसे मैंने इस पे काम किया था। ऊपर से ये रिजल्टेंट वेक्टर है, तो ये इनके साथ कितना एंगल बनाएगा? तो ये तो इस वेक्टर की टेल है, जैसे इसकी डायरेक्शन ऐसे कर दी तो ये इस वेक्टर की क्या है? टेल, ये भी इसकी टेल है, तो इनके बीच का एंगल 60, तो बात खत्म हो गई। अब इसके साथ एंगल बनाना था तो मैंने पैरेलल शिफ्ट किया और ऐसे रखा, और मैंने कहा जितना ये एंगल होगा उतना ये होगा, ये 60 तो ये भी 60, तो 60 आंसर आ गया। ये भी रिजल्टेंट वेक्टर की लेंथ कितनी है वो तो दी हुई है 1, तो बात खत्म हो गई ऐसे, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से अंडरस्टैंडिंग के साथ आपने समझ लिया होगा इस क्वेश्चन को, ज्योमेट्रिकली कैसे करना है और थियोरेटिकली कैसे करना है, ठीक है। ओके, देन प्लीज कॉपी इट।